वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। मैं एडवोकेट विकास राजावत आप सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में हृदय से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बारे में हमने बात कर ली थी, जो बात कर रहा था डाइंग डिक्लेरेशंस की। और डाइंग डिक्लेरेशन में जो सीक्वेंस थे वो जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी, जिनमें बताया था हमने आपको कि एविडेंशियरी वैल्यू क्या है सेक्शन 32 की, और सेक्शन 32 होती क्या है, डाइंग डिक्लेरेशंस क्या होती है, और ये क्या किसी अनदर पर्सन्स जो किसी और व्यक्ति के बिहाफ पे भी दी जा सकती है, उसके लिए भी इसे यूज किया जा सकता है। ये सारी चीजें कि प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करके बताई थी। अब उससे आगे की कहानी आज के लेक्चर के अंदर हम डिफाइन करेंगे। तो आज का लेक्चर, जैसा कि मेरे जितने भी एविडेंस के ऊपर लेक्चर्स आए हैं अभी तक, उन सभी के अंदर एक चीज खास बात है कि मैं इसको नए लॉ के साथ आपको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं। तो आज के लेक्चर को भी हम कंपेयर करके ही पढ़ेंगे। प्री में जो आज मैं सेक्शंस पढ़ाऊंगा उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, ऑल स्टेट का मैं कंपेयर करके दे रहा हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो यूपी हो या एमपी हो या छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो जुडिशरी के लिए या एपीओ के लिए या एपीपी के लिए, उन सब के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो रेलिवेंट हो जाते हैं। किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस बने हैं वो रेलिवेंट हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 33 और 34। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 33। सेक्शन 33 है वो रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स ट्रुथ ऑफ फैक्ट देयर इन स्टेटेड। तो सेक्शन जो 33 है सर्टेन एविडेंस की बात करती है, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस जिनको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में प्रूव करना है, उसकी ट्रुथ को जानना है, उसकी बात करती है। घबराइए बिल्कुल मत। ये जो ऊपर जितनी कठिन इसकी हेडिंग लिखी है ना, कि ये सेक्शन उतनी ही सरल है जो ये आपको इतनी कठिन सी लैंग्वेज लिख रही है ना, रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस, ये रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स क्या होती है, पश्चातवादी, उसके बाद में आने वाली प्रोसीडिंग्स, है ना। जैसे आज ये प्रोसीडिंग सपोज करो 2002 में चल रही है कोई प्रोसीडिंग्स और 2006 में ये फिनिश हो गई, अब 2007 में कोई प्रोसीडिंग्स आ रही है, सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस वाली प्रोसीडिंग्स का जो ए प्रोसीडिंग्स है, मान लो ये चली 2002 से लेके 2006 के बीच, अब जो बी चलेगी वो 2007 से लेके जब तक कोर्ट चले तब तक, तो इसको ए की सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स किसको कहेंगे, बी की, है ना। तो ये तो होगी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। तो ये 33 जो बात कर रहा है कि किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्रवाई में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति, है ना, रेलिवेंसी होती है सुसंगति, है ना। तो बगैर किसी देरी को इसको समझ लेते हैं। तो जो सेक्शन 33 है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अंदर, वो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 27 हो जाती है। तो पहली बात तो ये हो गई, है ना। अब प्री के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे एक आध क्वेश्चंस पूछे गए।
एविडेंस गिवन बाय विटनेस, है ना। तो कोई एविडेंस है जो कि विटनेस के द्वारा दिया गया है। कहाँ दिया गया? इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, कोई न्यायिक कार्यवाही में, और बिफोर एनी पर्सन अथोराइज बाय लॉ टू टेक इट, और किसी ऐसे पर्सन के सामने एविडेंस दिया गया है विटनेस के द्वारा जो लीगली लॉ के द्वारा अथोराइज है उसको लेने के लिए, है ना। तो दो जगह करेगा हो, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में न्यायिक कार्रवाई में, या किसी ऐसे अथोराइज पर्सन के सामने जो इसे लॉ ने अथोराइज कर रखा है कि वो ऐसे एविडेंस ले सकता है। इज रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, तो ऐसी एविडेंस क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग, इसको प्रूव करने के पर्पज के लिए, ठीक है। कब? इन अ सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सब्सिक्वेंट मतलब बताया था पाश्चात्यवादी न्यायिक प्रोसीडिंग्स होगी, प्रक्रिया। तो प्रोसीड्स के कार्रवाई के अंदर, है ना, सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग जो मैंने बताई दी ऑलरेडी। सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होगी? जैसे ए के लिए जो मैंने आपको अभी बताया था कि 2002 से लेकर 2006 मान के चलो ए प्रोसीडिंग्स चली, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग चली ए, अब ये डिसाइड हो गई। अब ये बी जो चली वो 2007 से शुरू हुई, तो ए और के बाद के लिए ये बी जो होगी वो पाश्चात्य जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी। तो क्या था? एविडेंस दिया गया है किसी विटनेस के द्वारा, कहाँ पे? किसी न्यायिक कार्यवाही में, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो लीगली ऑथराइज है, किस पर्पस के लिए? उसको प्रूव करने के लिए, है ना। सब्सिक्वेंट कहाँ प्रूव करने के लिए? सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और इन लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, और इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलो दूसरे से समझते, जैसे सपोज करो एक ये प्रोसीडिंग चल रही है ए, ठीक। अब ये मान के एग्जांपल ले लेते हैं, आज 2024 से स्टार्ट हुई और ये चली, है ना, 2027 आ गई मान लो आज, है ना। तो इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, तो अब मान के चलो ये 2024 हुई 2026 में, ठीक। यहाँ पे 2026 में, अब समझो यहाँ पे कोई एविडेंस को प्रूव करने की बात हो रही, तो इसको कहेंगे लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल। तो लेटर स्टेज कौन सी होगी? ये 26, इसी के अंदर ही 2024 के अंदर कोई एविडेंस दिया गया था, उसको प्रूव करने के लिए 2026 में जो मैंने आपको बताई, तो इसको कहेंगे लेटर स्टेज। और सब्सिक्वेंट स्टेज क्या बताई थी मैंने? इससे अलग होगी, ये खत्म हो गई होगी इसके बाद की, ठीक है। दोनों के अंदर ये डिफरेंस आपको मानना पड़ेगा। तो एविडेंस गिवन बाय विटनेस, कोई विटनेस ने एविडेंस दिया, है ना, कहाँ पे? न्यायिक कार्यवाही में, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जो कि लॉ के द्वारा, विधि के द्वारा क्या है, अथोराइज कर दिया है उसे, है ना, कि वो ऐसा एविडेंस ले सकता है। किस पर्पज को प्रूव करने के लिए? कि वो कहाँ पे, किस पर्पज में? सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग, द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इज, तो उस जो उसने सत्य जो बात कही उसकी सत्यता, उस फैक्ट की सत्यता को जानने के लिए अगर ऐसी कोई चीज एविडेंस के द्वारा की गई है तो वो रेलिवेंट होगी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में और लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। पर इसके लिए कंडीशंस क्या है? कब कब ये सेक्शन 33 आएगी? उसके लिए ये 4 कंडीशंस हैं। व्हेन द विटनेस इज डेड, कब? जब ये तो विटनेस मर गया हो, समझ रहे हो। अब इसको ऐसे समझो, सपोज इसने आज ये एविडेंस दिया था 2025 में दिया, और 26 के अंदर ये जिंदा नहीं है आज। अब इस चीज को प्रूव करना है मान लो आज की डेट में, तो ये ऐसी चीज क्या होगी? सेक्शन 33 के अंदर रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या कहेगा? लेटर स्टेज ऑफ सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वाली बात है। ऐसे ही सब्सिक्वेंट मान लो इससे रिलेटेड सेम फैक्ट है, सेम फैक्ट के ऊपर कोई केस चला, मान लो 2027 के बाद 2028 में कोई केस चला, है ना। तो इसने जो चीज यहां बोली थी 2025 के अंदर, जो मैं आपको बता रहा था, जो चीज इस विटनेस ने यहां बोली थी वो
2028 के अंदर जो उसकी दूसरी प्रोसीडिंग्स चलेगी, सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, उसके अंदर भी रेलिवेंट हो जाएगी। तो ये मरने वाली बात हो गई है ना। दूसरी बात, कैन नॉट बी फाउंड, क्या उसे ढूंढा नहीं जा सकता है। ऊपर वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये चार है, एक तो वो मर गया हो, एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ऐसे एग्जाम्पल वो ढूंढा नहीं गया तो इस तरह से इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, वो इनकेपेबल है एविडेंस देने के लिए आज की पोजीशन में, है ना। तो 2028 की कंडीशन, वो ऐसा व्यक्ति है कि मरा तो नहीं है, तो जिंदा वक्त इनकेपेबल हो गया है कि वो दे नहीं सकता। ऐसे आज 2028 की कंडीशन में ये मिल नहीं रहा है। और इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। तो 32 के अंदर आपने ये तीन चीजें तो देखी थी, है ना, ये चीज नहीं देखी थी, तो अभी हम इस पे रोकेंगे, है ना, इसको सर्कल मारेंगे। और इज केप्ट आउट द वे बाय द एडवर्स पार्टी। अब जो व्यक्ति ने यहाँ पे, जिसके मान के चलो ए और सपोज करो इसमें ए और बी पार्टी थी, इनके लिए सी ने कोई एविडेंस बनाया था, ये जो 2025 के अंदर जो मैं बता रहा था यहाँ पे बनाया था। अब आज सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर आज ऐसी स्थिति है इस व्यक्ति की कि ये क्या आ गया, एडवर्स पार्टी है, उसके बहकावे में आ सकता, कहिया जा सकता है किसको, सी को, है ना। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगी, उसकी सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर और लेटर स्टेज ऑफ के अंदर क्या होगी, वो एविडेंस जो उसने दिया था वो क्या हो जाएगा, रेलिवेंट हो जाएगा, है ना। पांचवी बात, और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ओब्टेन without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court consider unreasonable। जैसी कंडीशंस में कोर्ट समझे कि उसकी जो प्रेजेंस है वो obtain प्राप्त नहीं की जा सकती। अब कोई व्यक्ति है, उसकी प्रेजेंस क्या प्रोक्योर नहीं की जा सकती, obtain नहीं की जा सकती। तो अब ये जो सी व्यक्ति है, मान के चलो इसकी प्रेजेंस आज ऐसी जगह है कि उसको बुलाया ही नहीं जा सकता, और बुलाया भी जाएगा तो इतना ज्यादा डिले हो जाएगा, ये जब तक आएगा तब तक इतना टाइम निकल जाएगा, ये इतना खर्चा हो जाएगा इसको बुलाने में। तो कोर्ट कंसीडर कर सकता है कि भाई साहब इसको क्या किया जाए, कैसे इसको इसकी वो जो गवाही आज की जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, जो इसने 2025 के अंदर जो उसने गवाही दी थी, जो सी व्यक्ति ने वो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, रेलिवेंट हो जाएगी। तो 5 कंडीशंस इसके अंदर हैं। एक कंडीशन जो नहीं है वो ये है, और इज केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी। तो ये वाली बात जो है वो क्या होगा, अलग है, और ये ही आपका प्री का क्वेश्चंस बनता है, यहां से यही प्री का क्वेश्चंस है। तो अभी तक जो मैंने बात करी वो मैं रिपीट कर देता हूं। कोई एक एविडेंस है जो कि विटनेस के द्वारा दिया गया है, कहां दिया गया, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसे विधि के द्वारा, लॉ के द्वारा अथोराइज किया गया है कि वो ऐसा एविडेंस ले सकता है। किसके लिए, उस एविडेंस की ट्रुथनेस जानने के लिए। कहां पे, सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, और कहा, लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर उसको करना है। पर ये कब आएगी, जब कब ये सेक्शंस लगेगी, तभी लगेगी जब वो व्यक्ति या तो मर गया हो, या उसे ढूंढा नहीं जा सकता, या वो इनकेपेबल हो गया है एविडेंस देने के लिए, ऐसा एविडेंस देने के लिए। चौथी बात वो है कि वो एडवर्स पार्टी की केप्ट में आ गया है, केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी, उसके जो एडवर्स पार्टी है उसके पहुंच से बाहर आ गया, उसकी पहुंच में आ गया है ना, बहकाया जा सकता है उसको। और पांचवी बात ये कि भाई साहब उसकी प्रेजेंस है वो ऑब्टेन नहीं की जा सकती विदाउट द अमाउंट ऑफ डिले और एक्सपेंस, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा उसको बुलाने, या बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी। इन 5 चीजों की सिचुएशंस में ही ये सब्सिक्वेंट और लेटरल स्टेज पे जो उसने एविडेंस दिया था उसको प्रूव करने के लिए रेलिवेंट माना जा सकता है, उसको रेलिवेंट माना जाएगा। उस टाइम पे इसको गवाही देने की जरूरत नहीं होगी। ये कहना चाहता कि आपने एक बार गवाही दे दी, अब अगर उसको सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अगर उसको यूज करना है, और वो व्यक्ति इन 5 कंडीशन में किसी भी कंडीशन में जो मैंने बताई है अगर ऐसी नहीं है, तो उसको रेलिवेंसी उसकी हो जाती है। परंतु इसका समझो,
पर इसके लिए क्या कंडीशन लगी है, कब मानी जाएंगी, ये तो बता दी मैंने कि ऐसे ऐसे 5 चीजें मिली तब मानी जाएंगी। तो प्रोवाइजो क्या है, दैट द प्रोसीडिंग्स वाज बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। इसको समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ए और बी के बीच में कोई केस चल रहा है ना। अब जो 2028 के अंदर जो मैं ये बता रहा था आपको, 2028 के अंदर जो बता रहा था, ये क्या होना चाहिए, पार्टी सेम होनी चाहिए ए और बी। यही मतलब दोबारा से 2028 में कोई केस डालें और उसमें ये पार्टी सेम होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि पार्टी सेम होनी चाहिए, तभी वो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और लेटरल स्टेज में क्या होगा, अप्लाई होगा। दूसरी, that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross examine। दूसरी कंडीशंस क्या है, पहली तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन जो ए और बी है इनके बीच जो केस था, तो जिसने एविडेंस दिया था उसका क्रॉस किया गया हो, जो एडवर्स पार्टी है जो उसको मौका दिया गया हो क्रॉस का। अगर ये सपोज करो ए और बी के बीच केस चल रहा था पहले, अगर इसमें ए और बी के बीच जो ये केस चल रहा था इसमें अगर क्रॉस का मौका नहीं दिया गया, तो फिर सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो ये एविडेंस दिया गया इसको यूज नहीं कर सकते आप। तीसरी बात था, क्वेश्चन इन इशू वर सब्सिस्टेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकंड प्रोसीडिंग्स। तो जो क्वेश्चंस था ना, मान के चलो ए और बी जो ये थे इनके बीच किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई क्वेश्चन उठा था, तो यहाँ पे भी जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स 2028 में ए और बी के बीच डलेगी, पार्टी सेम होनी चाहिए, क्रॉस का मौका भी दिया जाना चाहिए एडवर्स पार्टी के द्वारा, है ना। तो तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जो क्वेश्चंस जो था, जो इशू था, जो विवादक था, क्वेश्चन विवादक जो प्रश्न था वो भी सेम होना चाहिए। मतलब जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था वही डिस्प्यूट होना चाहिए, उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन होना चाहिए, तब ही सेक्शन 33 के अंदर ये रेलिवेंट होगा, ये एविडेंस ये रेलिवेंट होगा और उसको सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स और लेटर स्टेज भी यूज किया जा सकता है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ ये क्रिमिनल में ही होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये क्रिमिनल और सिविल दोनों में ही सेक्शन अप्लाई होगी। इसीलिए इसका एक्सप्लेनेशन हमें नीचे दिया गया है, जो हमें बताता है अ क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी shall be deemed to be a proceedings between the prosecutor and the accused within the meaning of this section। तो सेम जैसे सिविल के अंदर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट होते हैं, वहां में तकलीफ नहीं होती कोई, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हो गए, सेम इसी की तरह इन्होंने बता दिया कि क्रिमिनल के अंदर जो ये पार्टी होंगी वो कौन होंगी, प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड। उनके क्रिमिनल के अंदर इनको माना जाएगा एडवर्स पार्टी, तो बात की गई है ना कि एडवर्स पार्टी का मौका दिया गया हो, तो एडवर्स पार्टी क्या है, क्रॉस एग्जामिन कौन सी हो जाएगी, कि क्रिमिनल है तो एक्यूज और प्रोसिक्यूटर हो जाएगा। एक्यूज के लिए प्रोसिक्यूटर और प्रोसिक्यूटर के लिए एक्यूज्ड, ऐसे उसके लिए प्लेंटिफ के लिए तुम्हारे रिस्पोंडेंट और रिस्पोंडेंट के लिए प्लेंटिफ एडवर्स पार्टी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन सेम होना चाहिए, जो मैंने बता दिया आपको, पार्टी भी सेम होनी चाहिए और क्रॉस का मौका दिया गया। तो ये तीन परंतु जो दिए गए हैं प्रोवाइजो, इनको अगर आप सेटिस्फाई कर सकते हो तो इनको सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर आप यूज कर सकते हो, लेटर स्टेज पर भी यूज कर सकते हो, ये बताती है सेक्शन 33। आई होप आपको सेक्शन 33 अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा दिया है। और अधिक समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लें, तो और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम सेक्शन 34 की,
जो बात करती है एंट्रीज इन बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलिवेंट। जो मैंने ये रेड से लिखा है वो ऐड है, जो मैंने रेड से लिखा है वो ऐड है। तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 28 होगी। सिर्फ इतना ही चेंज हुआ है, इससे ज्यादा नहीं चेंज हुआ। इसकी हेडिंग में थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, तो आप उसको देख लेना, पर मीनिंग्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है। पर सेक्शन 34 बात करता है विशेष परिस्थितियों की, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो सेक्शन 34 स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बात करता है, विशेष परिस्थितियों की, है ना। तो सेक्शन 34 पढ़ लेते हैं कि क्या कहता है। बाकी इसकी अगर हेडिंग समझना तो हेडिंग का मतलब यही होता है कि लेखा पुस्तकों की जो एंट्रीज हैं जिनमें बेशामिल है, जिन्हें इलेक्ट्रिक रूप में रखा गया है, कब सुसंगत होगी, व्हेन रेलिवेंट, कब सुसंगत होगी। ठीक है, समझ लेते हैं। तो पहली बात तो एंट्रीज है ना, एंट्रीज, एंट्री सभी लोग समझते हैं। जैसे ये मैंने एक ये फोटो बनाया हुआ है, आप इस पिक्चर्स को देखें, ये जैसे इसमें एंट्रीज है, ये एंट्री, ये एंट्रीज है, ये एंट्री 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 है, फिर ये इसका टोटल कर दिया गया है ना। इस तरह से आप इसको चेक कर लेना, ये डेटेज लिखी है, फिर ये एंट्री करी हुई है, सेम इस तरह से टोटल कर दिया किसका कितना आया, फिर कितना चला गया। ये एक बही खाता है, एंट्री बुक है ना, किसी का बही खाता है। तो इस पिक्चर्स को आप देख लेना, मैंने इसीलिए इसको लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट। तो बुक ऑफ अकाउंट की अगर आप डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एक ऐसी बुक जिसके अंदर जिससे सामान हमने लिया है, जिससे आप पैसे लेनदार है, जिससे हम पैसे लिए, उसकी एंट्री भी हम कर रहे हैं बाएं साइड, और दाएं साइड में अपनी एंट्री कर रहे हैं कि इतने हमने पैसे दे दिए, इतने ले लिए, और उसको हम टोटल करते जा रहे हैं। ये होता है बुक ऑफ अकाउंट, बस। और इसके अलावा इससे ज्यादा इसकी डेफिनेशन कुछ होगी नहीं। इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अब इसके साथ इंक्लूडिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी लिखी गई है, वो चीज भी इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या है, मेंटेन है, उनको भी मेंटेन करा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। तो ये सिर्फ केवल पेन वाली बात करी थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मान लो कोई चीज लिखी जा रही है ना, तो उसको भी ये क्या करता है, शामिल कर लेता है उसको अपने आप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को भी शामिल कर लेता है। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट, है ना, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट। जो रेगुलरली रखी जा रही हैं, रेगुलरली बनाई जा रही है कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, कोई एंट्रीज हैं जो बुक ऑफ अकाउंट के अंदर बनाई जा रही हैं, है ना, कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो ऐसी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी, जब कभी दे रेफर टू अ मैटर इनटू विच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर, वो कोर्ट के लिए रेफर करी जाए, कोर्ट के लिए निर्देशित करी जाए कि कोर्ट इन पे इंक्वायरी करे, तब वो एंट्रीज क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी। पर इसकी आगे बात लिखी है, बट क्या, बट सच स्टेटमेंट्स shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liabilities। ये प्री के लिए क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चंस बनता है सेक्शंस के अंदर आपके लिए, इंपॉर्टेंट है ये प्री के लिए। बट सच स्टेटमेंट shall not alone be sufficient, सिर्फ अकेली जो स्टेटमेंट्स हैं, केवल इसकी एंट्रीज के अंदर जो स्टेटमेंट जो बनी है एंट्रीज, ये एविडेंस है, ये इतना सुफिशिएंट नहीं होगा कि किसी की व्यक्ति की लायबिलिटी फिक्स कर दे, उसके चार्ज की, उसके ऊपर चार्ज है उसकी लायबिलिटी फिक्स कर दे उस पर्सन की। सिर्फ इतनी एंट्रीज रेलिवेंट होंगी तो बात ठीक है, जो एंट्रीज हैं बुक्स के अंदर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में हो, जब भी कोर्ट के सामने उनको निर्देशित किया जाता है, रेफर किया जाता है कि वो कोर्ट उस पर इंक्वायरी करे, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगी, है ना, अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट में है। पर वो इतनी भी उनकी रेलिवेंसी नहीं होगी, इतनी भी ज्यादा मतलब वो सफिशिएंट एविडेंस नहीं होगा कि भाई साहब किसी की वो पर्सन के ऊपर जो चार्ज है उसको क्या लायबिलिटी डिसाइड कर दें उसकी, है ना, कि किसी के ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है और सिर्फ इसी बेस पे उसको प्रूव करके क्या कर दिया जाए, कन्विक्ट कर दिया जाए, तो लायबिलिटी उसकी फिक्स नहीं कर सकते,
तो ये सेक्शन 34 ने हमें बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एंट्रीज मैं कह रहा हूं, जैसे सपोज करो ये किसी ने इस तरह से एंट्रीज करी है, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूं कि ए ने बी से पैसे लिए हो, मान लो उधार, ठीक है, या कुछ और समझ लो, लोन लिया हो। अब लोन लेते वक्त ये एक कोई बुक ऑफ अकाउंट है ना, ये एक लेजर है कोई, इसके अंदर क्या कर रही है, एंट्री करी जा रही है पूरी की, इस महीने इसने पैसे लिए थे, फिर वो किस्तों में देता चला जा रहा है, वो उसकी हर किस्त पे यहाँ लिखा जा रहा है, फिर टोटल करके बैलेंस घटाता जा रहा है यहाँ पे, है ना। ये सारी चीजें करी जा रही है। अब इस से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कोर्ट के अंदर उठे, ठीक है, और ये चीज कोर्ट के अंदर भेजी जाए, निर्देशित की जाती, कोर्ट इसको इंक्वायर कर रही ये कहां तक सही है। तो अगर कोर्ट इस चीज को इंक्वायर करे तो जो एंट्रीज है वो क्या हो जाएंगी, रेलिवेंट हो जाएंगी, पर वो इतनी भी रेलिवेंट नहीं हो जाएंगी कि वो ऐसा वो ये डिसाइड कर दें कि इस व्यक्ति ने इनसे हाँ लोन लिया ही था और इनका लोन चुका दिया है, या नहीं चुकाया तो इतना चुका दिया। इतनी चीजें सिर्फ इस लेजर के अंदर जो एंट्री है उनके बिहाफ पे ये प्रूव नहीं हो जाता, ये इतना सुफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि उसकी क्या करते हैं, लायबिलिटी, उस पर्सन के चार्ज की जो उसके ऊपर लायबिलिटी है उसको फिक्स कर दे। ये कहना चाहती है सेक्शन 34, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये सेक्शन 28 है। इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं इससे, क्योंकि इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया है। ए सू वी फॉर 1000 रुपी। ए जो है वो बी के ऊपर क्या करता है, बाद लाता है, कोई केस, ये कोई सूट फाइल करता है बी के ऊपर 1000 रुपए के लिए, और वो क्या करता है, एंट्रीज दिखाता है इन इस अकाउंट बुक, उसकी जो अकाउंट जो बुक्स थी उसके अंदर वो एंट्रीज दिखाता है, बी टू बी इन इंडेप्टेड के, बी क्या है उसका कर्जदार है, बी ने उससे पैसे लिए हैं तभी तो कर्जदार हुआ, उसमें एंट्री में दिखा रहा है कि बी ने ऐसे ऐसे पैसे लिए हैं, इंडेप्टेड टू हिम टू दिस अमाउंट, दी एंट्रीज आर रेलिवेंट। तो ए जो ये एंट्रीज दिखा रहा है, ये जो मान लो कि चलो ये ए व्यक्ति है, उसने ये रजिस्टर दिखाया कि देखो देखो कैसे बी ने मेरे से पैसे लिए थे और वो कर्जदार है, आज पैसे दे नहीं रहा है, ये तो फैक्ट एंड इशू हो गया उस कोर्ट के अंदर। अब उसने ये दिखाया पूरा लेजर के, देखो कैसे कैसे इसने पैसे लिए, ऐसे करके एक बार इतने लिए थे, फिर एक बार ऐसे करके इतने लिए, तो ऐसे ऐसे करके इसके पास टोटल 1000 रुपए हो गए मेरे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूं इसको। तो अब ये एंट्रीज जो इसके अंदर है ना, ये रेलिवेंट होंगी, ये मना नहीं किया जा रहा है, ये रेलिवेंट होंगी, पर आर नॉट सुफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंस टू प्रूव द डेप्थ। पर ये सुफिशिएंट नहीं होंगी उसकी कर्ज को प्रूव करने के लिए कि उसने कर्ज लिया ही था, इस चीज को प्रूव करने के लिए ये सुफिशिएंट नहीं होंगी जब तक कि कोई और अदर एविडेंस इनको कोरोबोरेट नहीं करता है, कोई और एविडेंस इनको सपोर्ट नहीं कर देता। तो सेक्शन 34 यही कहता है कि रेलिवेंट तो है, तो सिर्फ अकेली चीज कि वो रेलिवेंट है तो ये प्रूव हो जाए। मैंने वही वाली बात बताई कि वैसे कर्ज ए ने लिया कि नहीं लिया, है ना, बी ने ए से कर्ज लिया या नहीं लिया, ये क्वेश्चन था। सिर्फ एंट्रीज दिखा देना ये नहीं कह सकता कि भाई साहब बी ने ए से कर्ज लिया ही है। तो ये तो बात हो गई सेक्शन 34 के अंदर। इससे ज्यादा और इस सेक्शन से अंदर से कुछ आता नहीं है। एक सिंपल लाइन के अंदर बोले, कोई व्यक्ति है वो एंट्रीज करता है बुक के अंदर, है ना, और वो चाहे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड भी आपका इंक्लूड है, रेगुलरली कर रहा है। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या मतलब होता है, मैंने एक बताया, नेचुरल प्रोसेस किसी कार्य को करने का। अब जनरली कोई मान के चलो बनिया अपनी दुकान पे कोई रजिस्टर मेंटेन करता है, किसी कोर्ट के अंदर क्लर्क अपनी डायरी मेंटेन करता है, इसी तरह बैंक के अंदर बैंक लेजर, ऐसे लोन डिपार्टमेंट के लोन वाला है वो अपना लेजर मेंटेन करता है। तो एक कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान, जैसे डाकिया है, डाकिया अब अपने प्रोसेस फॉलो करता है कि आज चिट्ठी यहाँ पहुंची, ऐसे ऐसे, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, तो इसे बोलते हैं कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना। तो कोर्स ऑफ बिजनेस में ऐसी चीजें रेगुलर करी जा रही हैं, तो वो ऐसी चीजें हैं अगर कोर्ट के लिए अगर उनको रिफर करा जाता है कि वो कोर्ट इनके ऊपर इंक्वायरी करे तो वो चीजें रेलिवेंट हो जाएंगी, पर इतनी भी रेलिवेंट नहीं होगी। उन्होंने आपने यही बता दिया कि अकेली वो चीज सिर्फ इतनी रेलिवेंट तो नहीं होगी, सफिशिएंट एविडेंस वो नहीं होगा कि वो क्या कर दे, जो जिसके ऊपर जिस व्यक्ति के ऊपर चार्ज है जो, तो उसकी क्या कर दे, लायबिलिटीज डिसाइड कर दे उस पर्सन की, इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। ये बताता है सेक्शन 34 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इलस्ट्रेशंस मैंने आपको समझा दिया है आपको, और इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस भी बनता है प्री का, तो आपको बिल्कुल ये आईएमपी है,
बिल्कुल याद रखना है, इस सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये अजीब बात कह रही कि रेलिवेंट तो होंगे पर इतने भी रेलिवेंट नहीं होंगे कि उसकी लायबिलिटी डिसाइड करते हैं उस चार्ज की। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हर वीडियो के अंदर हम आपको अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं वो बताते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि ये सेक्शंस के अंदर बुक ऑफ अकाउंट की बात करिए पर डेफिनेशंस नहीं दी है बुक ऑफ अकाउंट की गई। तो कहां से डेफिनेशन पता चलेगी हमें? डेफिनेशन पता चलते हैं सीबीआई वर्सेस बीसी शुक्ला 1905 सुप्रीम कोर्ट। इसने बताया कि बुक ऑफ अकाउंट क्या होगा। जब सिचुएशन आई तो पहले तो भैया यही बताओ कि एंट्रीज जो बुक ऑफ अकाउंट के अंदर कर रहे तो बुक ऑफ अकाउंट क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। स्पाइरल नोटबुक, कोई भी स्पाइरल नोटबुक रिकॉर्डिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, जिसमें जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करी जा रही, दैट इज एंट्रीज ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी। जो ऐसी एंट्रीज जो पैसे उसको मिले उनकी एंट्रीज करी गई हो, रिसिप्ट हो, फ्रॉम सर्टेन पर्सन ऑन लेफ्ट साइड, और किसी सर्टेन व्यक्ति के द्वारा करी जा रही हो लेफ्ट साइड में, जो उसको पैसे मिल रही, जो उसको पैसे की जो रिसिप्ट मिल रही है वो एंट्री वो कर रहा है लेफ्ट साइड। और पेज एंड पेमेंट टू सर्टेन पर्सन ऑन राइट साइड, और जो राइट साइड में उसमें पेमेंट लिखता चला जा रहा है कि इतने पैसे आ गए हैं। एंड एंट्रीज आर टोटल्ड एंड बैलेंस, और सारी एंट्रीज क्या करी जा रही, टोटल करी जा रही, फिर बैलेंस करी जा रही कि इसने इतने पैसे लिए थे, अब इससे इतने पैसे आ गए, इतने पैसे बचे हुए हैं, ये सारी चीजें बैलेंस करी जा रही हैं। एंड दिस इज डूली रिकॉग्न एंड दिस इज डूली रिकॉग्न। तो वो क्या है, डूली रिकॉग्ड है। हेल्ड सच नोटबुक इज बुक ऑफ अकाउंट, है ना। वो क्या है, निश्चय रूप से, मतलब ऐसा विश्वसनीय है उसकी कि ये सत्य है, तो ऐसी बुक क्या होगी, नोटबुक होगी। दूसरी बात, नेक्स्ट पॉइंटर देख लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। एक हमने ये बुक ऑफ अकाउंट पढ़ ली, क्या है, इवन इफ द एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट आर करेक्ट, भले ही जो एंट्रीज हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर करेक्ट, बेशक वो सही है, एंड ऑथेंटिक, और क्या है, विश्वसनीय भी है वो, ठीक है, प्रमाणिक है। एक तो सही भी है वो एंट्रीज भले ही, और प्रमाणिक भी है। सच बुक्स ऑफ अकाउंट कैन नॉट फिक्स, तो जो बुक है वो फिक्स नहीं करती, अकाउंट कैन नॉट फिक्स, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कैन नॉट फिक्स द लायबिलिटी अपॉन द पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एविडेंस। तो इंडिपेंडेंस एविडेंस की एब्सेंस में वो उसकी लायबिलिटी, अगर कोई, मैंने वही वाली बात कही जो सेक्शन में बताई, तो उसके एब्सेंस में उसकी क्या लायबिलिटी किसी पर्सन की डिसाइड ये नहीं कर सकता, फिक्स नहीं कर सकती, ऑफ ट्रस्ट वर्थीनेस। ठीक, तो ये भी हमें किसमें बताया गया है, सीबीआई वर्सेस बीसी शुक्ला। पहले में हमें बताई इसकी बुक ऑफ अकाउंट की डेफिनेशंस की, उनकी एंट्रीज हो रही हैं, उनका पेमेंट हो रही है सर्टेन पर्सन से, और क्या करा जा रहा है, उनको टोटल और बैलेंस किया जा रहा है, जो डुली रिकॉग्नाइज्ड है। दूसरी के अंदर उन्होंने ये बता दिया कि बेशक भले ही वो सारी चीजें सही हैं, प्रमाणिक हैं, पर सिर्फ जो बुक ऑफ अकाउंट है वो किसी की लायबिलिटी फिक्स नहीं कर सकती इंडिपेंडेंट एविडेंस की एब्सेंस में। हाँ, सपोर्टेड एविडेंस अगर कुछ और उससे रिलेटेड कुछ मिल जाता तो लायबिलिटी फिक्स की जा सकती है, पर सिर्फ इसके बेस पे लायबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, और ये आई होप आपके अंदर माइंड की सेटिंग्स आपकी एक्टिव हो गई होंगी, चीजें चल रही होंगी। तो क्वेश्चंस देखते हैं आज का क्या है। करिए एक्टिव अपने अपने माइंड की सेटिंग्स, और सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट रेगुलरली
entries in the books of account regularly kept in course of business are admissible under section 34 of Indian Evidence Act if they by themselves do not create a liability. वे स्वयं में क्रिएट नहीं करती हैं liabilities, irrespectively of whether they themselves create liability. वो स्वयं से liability create करती हूं. If they themselves create a liability, है ना, either A और C. तो क्या आंसर या तो A सही है या A और C सही है या B सही है या C सही है या D के अंदर बोलते हैं A और C सही है. आप बताइए क्या सही है. चलाइए अपना दिमाग. आंसर इज, मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि irrespectively of whether they themselves create liability. आंसर इज V. नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं. दैट इज टू बी एडमिशन अ डाइंग डिक्लेरेशन मे बी मेड टू DD. इसी तरह से क्वेश्चन लिख के आया, तो आपको ये भी चीज याद रखनी है कि इस तरह से डाइंग डिक्लेरेशन को DD लिखकर भी पूछ सकता है. जो लिखा हुआ है ना आपके अंदर DD, तो इस तरह से भी पूछ सकता है. ये क्या है, डाइंग टू बी एडमिसेबल अ DD मे बी मेड टू मस्ट बी मेड बिफोर मजिस्ट्रेट. क्या मजिस्ट्रेट के सामने ही होनी चाहिए, बननी चाहिए. मस्ट बी मेड बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, सॉरी, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने बननी चाहिए. मस्ट बी मेड बिफोर द डॉक्टर ट्रीटिंग हिम. जो डॉक्टर उसको ट्रीट कर रहा है उसी के सामने होनी चाहिए या किसी व्यक्ति के सामने. तो डाइंग डिक्लेरेशन मैंने आपको अभी पढ़ाई है. आप बताओ क्या पढ़ाया था मैंने. आंसर इज बोलो. आंसर इज डी. आंसर इसका हो गया डी. डी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. रेलिवेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अलोन. एंट्रीज जो है रेलिवेंट है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट पर अलोन है, अकेली है. आर सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विथ लायबिलिटी. मतलब वो सफिशिएंट होंगी, पर्याप्त होंगी कि वो किसी व्यक्ति के ऊपर जो चार्ज है उस व्यक्ति की चार्ज की लायबिलिटी फिक्स कर दे. बताओ. कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अ क्रिमिनल ट्रायल. उनको एज अ कंसिडरेशन लिया जा सकता है क्रिमिनल ट्रायल के अंदर. आर नॉट सफिशिएंट, वो नहीं होगी सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी. मतलब वो अगर अकेली है तो क्या होंगी, सफिशिएंट नहीं होंगी किसी व्यक्ति के चार्ज की कोई लायबिलिटी फिक्स करने के लिए. कैन हेल्प अ जज इन डिसाइडिंग अ सूट. क्या ये हेल्प कर सकती है किसी जज की डिसाइडिंग अ सूट. बताइए कौन सा होगा. A, B, C, D. मैंने अभी बताया था कि रेलिवेंट तो होंगी पर इतनी भी नहीं कि किसी की लायबिलिटी फिक्स कर देते. आंसर इज C, आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विथ लायबिलिटी. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. A सू B फॉर ₹1000. A बाद लाता है, A सू लाता है B के ऊपर 1000 रुपए के लिए और दिखाता है A कुछ एंट्रीज जो उसने अकाउंट बुक के अंदर करी हैं कि जो B है वो क्या है, इंडेप्टेड है, कर्जदार है A का. टू हिम टू दिस अमाउंट दिस एंट्रीज. तो जो इस अमाउंट है दिस एंट्रीज क्या होगी, रेलिवेंट होगी या नॉट रेलिवेंट होगी या रेलिवेंट होगी या डज नॉट हैव एविडेंसरी वैल्यू. उसकी कोई एविडेंसरी वैल्यू नहीं होगी या इनएडमिसिबल होगी, अस्वीकार होगी. है आंसर क्या होगा इसका, बताओ. नॉट रेलिवेंट, रेलिवेंट, डज नॉट हैव एविडेंसरी वैल्यू, इनएडमिसिबल. तो क्या होगा, ये रेलिवेंट होगा. मैंने पहले भी आपको समझाया था कि रेलिवेंट से मना नहीं किया जा रहा है पर इतनी भाई साहब इसकी वैल्यू नहीं होगी कि ये किसी व्यक्ति के ऊपर जो चार्ज है उस पर्सन की क्या कर दे, लायबिलिटी फिक्स कर दे. इतनी वैल्यू नहीं पर रेलिवेंट तो होगा. और उसकी बुक के अंदर एंट्रीज हैं, वो दिखा रहा है ये सारी चीजें,
तो रेलिवेंट तो होगा और सेक्शन 34 के अंदर ये चीजें रेलिवेंट होंगी। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और आप और भी प्रैक्टिस करना। जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी तरह से नेक्स्ट टाइम पे जो क्वेश्चन बनेंगे, मैंने सेक्शंस आपको बताई है, उसी कॉन्सेप्ट से ही बनेगी। देखिए, अब मैंने अभी तक आपको ये 4-5 क्वेश्चंस करा दिए हैं, इनके अंदर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चंस लगा हो जो मैंने लेक्चर के अंदर आपको ना समझाया हो और ऐसा क्वेश्चन आया हो। नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क था, जो मैंने बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच काइंड। क्या डिफरेंस है प्रिजम्पशंस में, गिव एग्जांपल ऑफ ईच काइंड्स। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या लिखा है, मैंने क्या नहीं समझा, ये आप पढ़ सकते हैं और ये आपको पढ़ना चाहिए। पर मैं आपको इतना बताऊंगा कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, इसके अंदर लिखना कैसे है, मीन्स आंसर राइटिंग मैंने यही बताई थी। अब मेरी ये पीपीटी जो है पीडीएफ फॉर्म में आपको मेरे लीगल गाइड 360 जो मैंने चैनल बनाया हुआ है आपके टेलीग्राम के ऊपर, आप वहां से जाके मेरे क्यूआर कोड को स्कैन करके, या चैनल से जो लास्ट में भी मैं बताता हूँ कि इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके इजीली मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे लिखना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया इसकी प्रिजम्पशंस के बारे में कि प्रिजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग फैक्ट बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक एक्ट्स, है ना, when this possibility has a high value, ठीक है, it's make it possible to comprehend the fact of specific activities if refer to the conclusions the court reached based on the evidence. These inferences are made by the court based on the best reasonable techniques or reasoning. तो ये सारी चीजें बता दी। फिर मैंने बता दी according to the sections 114 of the Indian Evidence Act, a court has the authority to assume the existence of any fact if it is believed that the fact is relevant. तो ये चीज मैंने आपको समझा दी। तो सबसे पहले तो आप क्या समझा दोगे, इसके प्रिजम्पशंस का क्या इंट्रो दे दोगे आप, है ना। इंट्रोडक्शन समझा दिया मैंने। अब मैंने क्या समझाया आपको कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट क्या होता है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट समझा दिया मैंने आपको, जो काइंड्स उसने पूछे थे। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर इन्फ्रेंस विच आर नेचुरली ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्स ऑफ नेचर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड। तो ये क्या होती है, व्यक्ति की माइंड की उपज होती है, ये जो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है। दीज प्रिजम्पशंस आर जनरली रिपीटेबल, है ना। तो ये क्या होती, अनिश्चित होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि खंडन योग्य होती है, बहुत ज्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता इनके ऊपर, है ना, निश्चायक नहीं होती है। सेम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, the presumption of law is of two kinds: irrevocable presumption, the conclusive or irrevocable presumption of law are those legal rules which are not dominated by the any evidence that the fact is otherwise. Revocable presumption, these kind of presumption arise in, है ना, when presumption of law are certain legal rules defining the amount of evidence, define कर दिए वो चीज, है ना। तो ये चीज मैंने बता दी आपको, प्रिजम्पशन बता दी, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये चीज बता दी। अब ये डिफाइन कहाँ है, मैंने वहां बता दिया सेक्शन 4 के अंदर ये डिफाइन है। तो मैंने वो वेयर एक्ट की लैंग्वेज भी लिख दी कि मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम एंड कंज्यूम जो लिखी है। मे प्रिज्यूम क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या मैं मे प्रिज्यूम्स क्या होगा, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved। जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं कराया गया तब तक कोर्ट क्या कर सकता है, उसको प्रूव मान सकता है। पर यहाँ डिस्कशंस होती है। सेम एग्जांपल मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया कि whenever the expression may presume he will be used in the act this certain has given to the court to presume a fact of refuse to raise such a presumption, है ना। एग्जाम्पल्स इसका दे दिया सेक्शन 19 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट व्हेन अ डॉक्यूमेंट purporting to be 30 years old is produced from a proper custody, the court may presume that the document was signed and written by the person by whom it purported and is said to have been written and signed। ठीक,
एग्जाम्पल समझा दिया आपको। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया सेल प्रिज्यूम क्या होता है। सेल प्रिज्यूम क्या होता है? द कोर्ट सेल प्रिज्यूम अ फैक्ट इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। जब तक उसको डिस्प्रूव ना कर दिया गया तब तक वो प्रूव माना जाएगा, और इसमें क्या हो जाता है? कोर्ट बाउंड हो जाता है, डिस्क्रिशन पावर उसकी बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसे ही मैंने आपको कंक्लूसिव प्रूफ के लिए बताया था कि वो क्या होता है कि वन फैक्ट इज डिक्लेयर बाय दिस एक्ट। कोई एक फैक्ट होगा उसको डिक्लेयर करा दिया जाएगा इस एक्ट के जरिए में। तो एक्ट मतलब एविडेंस एक्ट के द्वारा, कि वो किसी दूसरे जो फैक्ट होगा ना, किसी दूसरे फैक्टर का क्या होगा? कंक्लूसिव प्रूफ होगा, वो निश्चायक सबूत हो जाएगा, है ना, वो प्रूफ मान ली जाएगी। अब यहाँ पे क्या, कोर्ट को डिस्क्रिशन पावर तो छोड़ो, यहाँ तो कोर्ट अलाउ ही नहीं कर सकता आपको कोई और उसको डिस्प्रूव करने के लिए, देने की तो छोड़ दो, शैल नॉट अलाउ। तो आपको ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट जो उसने पूछा था डिफरेंस, काइंड ऑफ डिफरेंस क्या है उस क्वेश्चंस के अंदर, तो जो क्वेश्चंस है हम उसी पे रहे, तो हमने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशंस, सॉरी, तो ये डिफरेंस बिटवीन प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, तो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज बेस्ड ऑन लॉजिक, लॉजिक के ऊपर बेस्ड होती है, ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड दी लॉ ऑफ नेचर के ऊपर बेस्ड होती है। बात वही, अगर हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करें तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन दी प्रोविजन ऑफ लॉ। तो जो प्रोविजन के अंदर लॉ होंगी, प्रिजम्पशन ये जो होगी लॉ की, वो लॉ के ऊपर बेस्ड होगी, प्रोविजन के ऊपर। बाकी अगर फैक्ट की बात करें तो ये क्या होगा? ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो सकती है, लॉजिक पे बेस्ड हो सकती है। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज ऑलवेज रिवोटेबल, ऑलवेज हमेशा ये क्या होता है? रिवोटेबल होती है, मतलब खंडनीय होती है ये, है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती है। पर वही बात अगर हम बात करते प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, तो इज कंक्लूसिव अनलेस रिबुटेड एज प्रोवाइडेड अंडर रूल गिवन राइज टू द प्रिजम्पशन। जब तक कि ऐसा किसी प्रोवाइजो या किसी रूल के अंदर क्या है उसको रिबुटेबल ना बनाएगा, तब तक ये क्या रहेगी? कंक्लूसिव ही रहेगी। बात अगर करें प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की, तो पोजीशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट इज अनसर्टेन एंड ट्रांसिटरी। अनसर्टेन मतलब अनिश्चितता होती है उसमें, है ना, अनिश्चितता होती है उसकी, कोई मतलब फैक्ट की वो अनसर्टेन मतलब अनिश्चित है, मतलब अनिश्चितता है, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उसकी, क्षणभंगुर कह लो एक तरह से। जो ट्रांसिटरी वर्ड यूज है वो क्षणभंगुर के लिए यूज हुआ है। बात अगर यहाँ की करें आपकी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की, तो द पोजीशन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज सर्टेन, मतलब यहाँ पे निश्चित होती है और यूनिफॉर्म होती है ना, एक समान होती है, चेंज नहीं होगी। जो ऐसा लॉ में लिखा है उसी के हिसाब से यहाँ चीजें लिखी हुई हैं। सेम अगर देख लें, द कोर्ट कैन इग्नोर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट ही होती कोर्ट कैन इग्नोर, पर भाई साहब अगर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की है तो कोर्ट कैन नॉट इग्नोर, कर ही नहीं सकता, बाउंड है लॉ से। या तो लिखा नहीं है, आप ह्यूमन एक्सपीरियंस 20 पे आया, जज साहब को समझ में आया तो माना, नहीं आया तो नहीं माना। द प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट आर डिराइव्ड ऑन दी, ये the presumptions of fact are derived on the basis of law, nature, prevent, custom as human experience, है ना। बात अगर presumption of law की करें ना, तो is derived on stabilized judicial norms, है ना, जो जजमेंट सारी उनके नॉर्म्स पे आता है। they have become part of legal rules, जो लीगल जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनके पार्ट बन जाते हैं। तो लॉ को स्टेबलाइज करके बनती हैं ये, है ना, जजमेंट के थ्रू या किसी कानून जो पार्लियामेंट लाता हमारा उसके थ्रू बनाया गया है, तो ये जनरली क्या रूल बनते जाते हैं। सेम अगर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करें, द कोर्ट कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशंस। देखो ये वाली बात आ गई ना, कैन एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन। अब जब कानून में लिखा नहीं है कोई चीज, लॉजिक के बेस पे, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेस पे है, तो while drawing presumption of fact is discretionary presumptions, है ना, discretionary presumptions हो जाएगी, जब सबको डिस्क्रिप्शन पावर होगी, भाई मन आए तो उनको मान ले, इसको नहीं तो ना माने। पर अगर वही बात प्रिजम्पशन और लॉ की बात आ जाए ना, तो इस मैंडेटरी, ये तो मैंडेटरी हो जाएगा। कोर्ट इज बाउंड टू ड्रॉ प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कोर्ट यहाँ पे बाउंड हो जाएगा इस चीज के लिए। तो ये मैंने आपको डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों चीजों में, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। ये तो था बेसिक अंतर, और ये आपके लिए होमवर्क था जो मैंने आपको बताया कि मैं मेंस की आंसर राइटिंग कराऊंगा कि कैसे एक मेंस को लिखना है, क्या क्वेश्चन पूछा और क्या लिखना है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो भी अगर डिफरेंस सिर्फ पूछा जाए तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो। काइंड्स ऑफ पूछा जाए
प्रिजम्पशंस की वो लिख सकते हो। मैंने इसको विद एग्जाम्पल, जो उसने पूछा था कि एग्जाम्पल के रेफरेंस देके बताएं, मैंने वो भी आपको बता दिया है। तो आप अपनी अपनी जो आंसर्स हैं उनको मैच कर लेना और देख लेना कि आगे से फिर उसको सुधार करने की कोशिश करना गलत है कुछ। और अगर कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं लास्ट में नंबर आपको दे देता हूं। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस एंड वन मोर थिंक कि अगर आपको मेरी पीडीएफ अगर चाहिए है तो आप मेरे इस QR कोड को स्कैन करके इसकी पीडीएफ यहाँ से ले सकते हो, जिसमें मेंस आंसर राइटिंग की जो पीडीएफ है ये भी मिल जाएगी। आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। तो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, है ना। और बाकी अगर वैसे आपको कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ और पूछना है, तो यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप ऑन माई नंबर जो मैंने दिया हुआ है लास्ट में, ये नंबर, तो इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं जैसे फ्री होऊंगा वैसे ही आपको इसके लिए रिप्लाई कर दूंगा और आपको हो सकता है समझा भी दूं जितना मेरे से पॉसिबल होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कल फिर एक नई क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।